स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस देखिए सामने। पहले 2 क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, उसके बाद आपको टाइम दूंगा अगर किसी ने कुछ लिखना हो तो। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, आप अटेम्प्ट कर चुके हैं। पहले 2 देखिए। आंसर नंबर 1। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ विच इज करेक्ट रिलेशन फॉर द फॉलोइंग फिगर। अब इस फॉलोइंग फिगर में देखिए दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा? अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब वन चार्ज इज पॉजिटिव एंड द अदर वन इज नेगेटिव। अट्रैक्शन हो रहा है। सिंस चार्जेस आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, देयरफॉर क्या कंडीशन होगी? Q1 इंटू Q2 इज लेस देन 0। इसमें कोई दिक्कत किसी को? Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 में क्या होता है? रिपल्जन। Q1 इंटू Q2 लेस देन 0 में क्या होता है? अट्रैक्शन। क्यों? Q1 इंटू Q2 लेस देन 0 का मतलब वन चार्ज इज पॉजिटिव, द अदर इज नेगेटिव। इफ वन इज पॉजिटिव द अदर इज नेगेटिव, तो फोर्स क्या होगी दोनों के बीच की? अट्रैक्टिव। पहला क्लियर सबको? सो Q1 इंटू Q2 लेस देन 0 ऑप्शन हो गई बी ऑप्शन। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 2 जो आपने अटेम्प्ट किया, आंसर नंबर 2 कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन द न्यूक्लियस ऑफ एन हाइड्रोजन एटम। ओके, इन द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। सर्कुलर ऑर्बिट है, रेडियस है आर, हाइड्रोजन एटम है, मतलब सेंटर पे भी चार्ज होगा प्लस ई। प्रोटॉन, हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। नाउ द कूलम फोर्स बिटवीन द टू, जो कूलम फोर्स होगी वो क्या होगी? पहली बात तो वो फोर्स कौन सी होगी? अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी? वो अट्रैक्टिव होगी। वो फोर्स होगी अट्रैक्टिव। क्योंकि वो फोर्स अट्रैक्टिव है तो होगा क्या? फोर्स होगी सेंटर की तरफ, फोर्स होगी टुवर्ड्स द सेंटर, फोर्स होगी टुवर्ड्स द सेंटर। और क्योंकि यहां पे चारों ऑप्शंस में देखो वेक्टर फॉर्म लिया हुआ है, आपको एक चीज बताई थी मैंने कि अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लेते हो तो चार्ज का साइन नहीं लेते, बट अगर आप वेक्टर फॉर्म लेते हो तो चार्ज का साइन लेते हो। तो क्योंकि अब आप यहां पे वेक्टर फॉर्म निकालना चाह रहे हो तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इंटू R यूनिट वेक्टर। यस और नो? R स्क्वायर इंटू R यूनिट वेक्टर, ऊपर नीचे मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करो, माइनस के ई स्क्वायर बाय R क्यूब इंटू R यूनिट वेक्टर इंटू R का मैग्नीट्यूड। R इंटू R का यूनिट वेक्टर क्या हो गया? वेक्टर। के ई स्क्वायर बाय R क्यूब इंटू R वेक्टर। ये आ गई फोर्स का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में। क्या मैंने बताया दोबारा से? इन केस ऑफ वेक्टर फॉर्म, in case of vector form we have to consider sign of charge। इजी लगा? समझ में आ गए? ये दोनों क्वेश्चन कितने फुद्दू हैं? दोनों नीट में आए हुए हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। आपके पास 5-7 मिनट का समय है। 3-4 अटेम्प्ट कीजिए, देन आई विल डू इट। पहले आप कौन से पेज नंबर पे थे? बेटा आप देख लो असाइनमेंट बुकलेट में, जहां पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है उसके जस्ट बाद, नहीं तो सामने आ रहे हैं स्क्रीन पे। 3rd और 4th अटेम्प्ट करो। ध्यान दीजिए थर्ड कह रहा है 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस ऑफ 16 माइक्रोकूलम ईच आर प्लेस्ड ऑन 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 0.4 मीटर्स। कैलकुलेट द फोर्स ऑन एनी वन चार्ज। जैसा ये लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चंस किए थे उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। सामने ध्यान दीजिए, देयर आर 4 चार्जेस, आपने उसे स्क्वायर में रख दिया 4 कॉर्नर्स पे। आपने 4 कॉर्नर्स पे रखा स्क्वायर के। 4 चार्जेस हैं आपके पास, 4 चार्जेस हैं, आपने उसे 4 कॉर्नर्स पे रखा। नाउ कौन कौन से चार्जेस होंगे? वो क्या क्या बोला है? प्लस 16 माइक्रोकूलम। सो एक चार्ज है 16 माइक्रोकूलम, एक यहां पे 16 माइक्रोकूलम, एक ये रहा 16 माइक्रोकूलम, और एक ये रहा 16 माइक्रोकूलम। आपको नेट फोर्स किसी एक चार्ज पे निकालनी है। सो मैं इस पे निकाल लेता हूं, राइट साइड पे जो है, किसी भी एक पे निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सपोज राइट पे निकाल रहा हूं, लेफ्ट पे निकाल, किसी पे भी निकाल लो। सपोज इस पे निकाला,
इस पे निकालेंगे, इसको बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया सी और इसको बोल दिया डी। ए जो सी पे फोर्स लगा रहा है उसको बोल दिया F1। F1 फोर्स ऑन बी बिकॉज ऑफ ए, इसको नाम दे दिया F1। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सो के 16 माइक्रो स्क्वायर बाय डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 0.4। तो इसको आर ले लेता हूं मैं, 0.4। तो आर ले लेता हूं, इसको लास्ट में वैल्यू डाल दूंगा। एक काम करते हैं, कैलकुलेशन से बचते हैं, इसको भी क्यू ले लो, सारे क्यू 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 चार्जेस है, कैलकुलेशन से बचेंगे। के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये हो गया F1 का मैग्नीट्यूड। सी जो इस पे लगा रहा है वो भी रिपल्सिव, इसको F2 बोल दिया। F ऑन बी बिकॉज ऑफ सी, उसको F2 नाम दे दिया, ये भी के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हुआ। इसी तरह डी जो बी पे लगाएगा ये भी रिपल्सिव हो गई, इसको F3 नाम दे दिया। फोर्स ऑन बी बिकॉज ऑफ डी, इसको हमने F3 नाम दे दिया। डिस्टेंस इसका हो गया R√2, फॉर्मूला बना के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू 2। R√2 का मतलब आर स्क्वायर इंटू 2। अब आप इसके कंपोनेंट्स बनाओ। ये एंगल कितना है? 45 डिग्री, क्योंकि ये बात हो रही है स्क्वायर की, बात हो रही है स्क्वायर की, तो एंगल कितना हुआ? 45। एंगल 45 कंपोनेंट्स में ब्रेक करने के लिए अलग से करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अलग अलग फोर्सेस, F1 वाली फोर्स टूवर्ड्स राइट, F2 डाउनवर्ड्स। F3 के दो कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट राइट साइड पे F3 cos 45 1/√2, एक कंपोनेंट हुआ डाउनवर्ड F3 sin 45, sin 45 मतलब 1/√2। मानते हो इतनी बात? किसी भी बच्चे को यहां तक कोई डाउट तो प्लीज बोलिए। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजल्टेंट निकालो बेटा। हॉरिजॉन्टल में ये दोनों राइट साइड ऐड हो जाएंगे। हॉरिजॉन्टल फोर्स हो गई F1 प्लस F3/√2। वैल्यू डालो। F1 कितना है? के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। F3 में कितना है? के क्यू स्क्वायर। जी बेटे, F3 को तो कंपोनेंट लिया बेटा। F3 ये था ना जो डी ने लगाया, उसका x कंपोनेंट cos हो गया ना बेटा। F3 की वैल्यू के क्यू स्क्वायर बाई 2r स्क्वायर इंटू 1/√2। सिंप्लीफाई करो, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कॉमन, 1 + 1/2√2 रख लो संभाल के। वर्टिकल डायरेक्शन की फोर्स कितनी आई? F2 प्लस F3/√2। ये भी सेम आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू 1 + 1/2√2। हॉरिजॉन्टल किधर आया? राइट साइड। वर्टिकल किधर आया? डाउनवर्ड्स। इसका रिजल्टेंट कहां होगा? यहां बीच में। ये रिजल्टेंट फोर्स हो गई। रिजल्टेंट फोर्स हो गया √ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्लस वर्टिकल स्क्वायर। दोनों बराबर हैं तो हॉरिजॉन्टल इंटू √2। तो हॉरिजॉन्टल को √2 से मल्टीप्लाई करो, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1 + 1/2√2, 1 + 1/2√2 इंटू √2। अब वैल्यू डालते हैं। के है 9 × 10⁹, क्यू स्क्वायर हो गया 16 × 16 × 10⁻12 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर है 0.4, 0.4 का स्क्वायर ये हो गया 4 × 10⁻1, तो 16 × 10⁻2। ब्रैकेट खोल के √2 हो गया 1.414 और 1 और फिर 1/2 हुआ 0.5, 1.914 बचेगा ये पूरा। सो 16 से 16 कटा, आपके पास कितना आया? 10⁻2 11। ये आया 9 × 16 × 1.914 इंटू 10⁻1। 10⁻1 कैसे? -2 ऊपर गया, ये -10 और +9 कितना हुआ?
-1. So 9 into 16 into 1.9 into 16 into 1.914, ये आता है 275.616. सो ओवरऑल आया 27.56 न्यूटन. समझ में आ गई बात? ऑनलाइन सबका क्लियर बेटा? ऐसा सिमिलर कल किया था डिफरेंट नंबर्स के साथ. सबको समझ में आ गया? चलिए फोर्थ चेक करते हैं. आपको 2 दिए थे, फोर्थ पे ध्यान दीजिए. 4 पॉइंट चार्जेस इतना 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 आर प्लेस्ड एट ABCD. पहले इन चार्जेस को प्लेस करते हैं. ये 4 चार्जेस हैं जिसको हमने प्लेस किया कहां कहां. 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम, तीसरा 1 माइक्रोकूलम, चौथा -2 माइक्रोकूलम. आगे क्या बोला? आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ABCD. A, B, C and D, 4 corners of a square of side 30 सेंटीमीटर. ये हुआ 0.3 मीटर्स, 0.3 मीटर्स स्क्वायर में. ओके, फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन 4 माइक्रोकूलम चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर. लो जी, बिल्कुल ही फुद्दू क्वेश्चन. इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, जगह ज्यादा नहीं चाहिए इस क्वेश्चन के लिए. सो थोड़ा सा एनलार्ज कर देते हैं. आपको सेंटर पे आपने एक चार्ज रखा है, सेंटर पे चार्ज रखा है 4 माइक्रोकूलम. ज्वाइन करो, ज्वाइन करो. सेंटर पे चार्ज है 4 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर. इस पे टोटल फोर्स चाहिए. टोटल फोर्स चाहिए, चारों मिलके फोर्स लगाएंगे. पहले ए पे बात करते हैं. ए जो है ये इसको क्या करेगा? ओ पॉइंट बोल दिया. ए ओ को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, नहीं रिपेल करेगा. प्लस है, प्लस है, ये करेगा रिपेल. ये हो गया एफ ऑन एफ ड्यू टू ए. फोर्स ड्यू टू ए, फोर्स ड्यू टू ए कितना आया? के 1 माइक्रो 4 माइक्रो डिवाइडेड बाय, बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए आर मान लेते हैं, आर स्क्वायर. वैसे आर अगर बाई चांस निकालना पड़े तो ये आर, तो ये भी आर, तो ये भी आर, तो ये भी आर. तो आर होगा कितना? पाइथागोरस से निकल जाएगा. 2r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर. अगर निकालना पड़े तो 4r स्क्वायर आपके पास आया ट्वाइस ऑफ 0.3 का स्क्वायर. 2 से ये कटा, 2 r आ गया 0.3 अपॉन √2. अगर जरूरत पड़ेगी तो ये डालेंगे. अभी देखते हैं, अभी r निकाल के रख लिया मैंने. ये हो गया नंबर 1. अब आ जाते हैं b पे. -2 है, ये क्या करेगा? ओ वाले को अट्रैक्ट करेगा. ये हो गया फोर्स ड्यू टू बी. फोर्स ड्यू टू बी कितना हुआ? के 2 माइक्रो. अब आप देखो मैंने साइन नहीं लिया. क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैं वेक्टर फॉर्म नहीं लिख रहा, मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं. के 2 माइक्रो, सेंटर पे हुआ 4 माइक्रो डिवाइडेड बाय डिस्टेंस आर का स्क्वायर. नंबर 2. अब आ जाओ सी पे. सी क्या करेगा? ओ को रिपेल करेगा. फोर्स ड्यू टू सी, फोर्स ड्यू टू सी की वैल्यू यही सेम आ जाएगी. चार्ज भी सेम है, पेयर, और डिस्टेंस भी सेम है. डी क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. फोर्स ड्यू टू डी, ये 2 माइक्रो और 4 माइक्रो ये सेम आ जाएगा. फोर्स ड्यू टू डी मतलब क्या होगा? मतलब ये होगा कि ये फोर्स इस फोर्स को कैंसिल आउट कर देगी, ये फोर्स इस फोर्स को कैंसिल आउट करेगी. ओवरऑल फोर्स क्या हो जाएगी? 0. आप बोलोगे सिंस FA and FC are equal and opposite, therefore they will cancel out. Similarly, FB and FD are equal and opposite, therefore they will also cancel out. Hence, net force on 4 microcoulomb charge is 0. क्लियर? समझ में आ गई बात सबको? सबको अप्रोच क्लियर बेटा? ऑनलाइन सबको अप्रोच क्लियर?
ठीक है जी, अगले पे चलते हैं, अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 आपके पास 5-7-10 मिनट है, 5-7 मिनट है, जल्दी अटेम्प्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है और वो ये रहा, 5th। अभी जैसा पिछला किया बिल्कुल उसी वैरायटी का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? 4 पॉइंट चार्जेस QA, QB, QC एंड QD आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ABCD ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर्स। एक स्क्वायर है जी जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर है प्यारा सा, इसकी साइड है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। चार्जेस हैं QA, ABCD, 4 पॉइंट्स मान लिए। चार्ज एट A कितना है? 2 माइक्रोकूलम। चार्ज एट B कितना है? -5 माइक्रोकूलम। चार्ज एट C कितना है? 2 माइक्रोकूलम। चार्ज एट D कितना है? -5 माइक्रोकूलम। आपको क्या बोला? आपको बोला आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड इतना, फाइंड द फोर्स ऑन द चार्ज। वैसे पता लग रहा है 0 है क्योंकि ऑपोजिट वाली कैंसिल आउट हो जाएगी, बट बोर्ड में और जेई में यही फर्क है, या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में यही फर्क है। एमसीक्यू हो तो खटाक से आंसर करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एमसीक्यू नहीं हो तो आपको डिस्क्रिप्टिव, आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है चीजों को। तो एक्सप्लेन करके कैसे लिखेंगे? शॉर्ट से शॉर्ट में, प्लीज वो ध्यान दीजिए। अगर एक्सप्लेन करना पड़ा तो आपको सेंटर पे चार्ज वो चाहिए फोर्स। इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो। अब जो ए वाला होगा, सेंटर पे चार्ज कितना है? सेंटर पे चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम। तो ये ए वाला 1 को क्या करेगा? रिपेल, FA। सी वाला क्या करेगा? रिपेल, FC। FA और FC बराबर होंगे, ये कितना होगा? K 2 माइक्रो 1 माइक्रो डिवाइडेड बाय, इसको R ले लो, सारे R है, R निकालना भी पीछे सीखा था, वही सेम, KQ² बाय R²। इसी तरह B और D वाले, ये भी B क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, और D क्या करेगा? वो भी अट्रैक्ट करेगा। फोर्स ड्यू टू D, फोर्स ड्यू टू B। तो FB और FD मैग्नीट्यूड में बराबर हो जाएंगे। K कितना चार्ज? 5 माइक्रो, दूसरा चार्ज 1 माइक्रो डिवाइडेड बाय डिस्टेंस R²। ऑपोजिट है तो आप बोलोगे सिंस फोर्सेस at forces on 1 microcoulomb charge are equal and opposite, therefore net force on 1 microcoulomb charge is 0। समझ में आ गई बात? पहले का आंसर। 5th का सबको क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बोलिए। आ जाते हैं 6th पे। 6th क्या कह रहा है? 6th कह रहा है an infinite number of charges each equal to 4 microcoulomb are placed along the x axis at x equal to 1, 2, 4 and so on। आपने रखा ये ओरिजिन x equal to 0, x equal to 1, 2, 4 and so on। मीटर में है सब कुछ। सारे चार्जेस हैं 4 माइक्रोकूलम के, जो 1 पे रखा, 2 पे रखा, 4 पे रखा एंड सो ऑन। सेंटर पे आपने रखा 1 कूलम, उस पे टोटल फोर्स निकालनी है। सब मिलके क्या करेंगे? उसको रिपेल करेंगे। सारे के सारे मिलके क्या करेंगे? उसको धक्का देंगे। 4 माइक्रोकूलम रिपेल, ये वाला 4 रिपेल, वो वाला 4 रिपेल। नेट फोर्स कितनी हो गई? सारी फोर्सेस का सम, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस अप टू इंफिनिटी चलते जाओ। कितना हुआ? K 4 माइक्रो 1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 1 मीटर का स्क्वायर, प्लस 2 वाले की वजह से K 4 माइक्रो 1 कूलम डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर, फिर 4 वाले की वजह से K 4 माइक्रो 1 बाय 4 का स्क्वायर अप टू इंफिनिटी। सो K कॉमन, 4 माइक्रो कॉमन, क्या बचा? 1 by 1 plus 1 by 4 plus 1 by 16 अप टू इंफिनिटी। कितना आएगा ये? 9 चौके 36, 36 इंटू 10 to the power minus 3, सॉरी प्लस 3, 36 इंटू 10 to the power 3। ये इनफाइनाइट जीपी A upon 1 माइनस कॉमन रेशो।
क्या फॉर्मूला होता है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का? a अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो यहाँ पे कितनी है? 1/4। 1/4 डिवाइड बाय 1, 1/16 डिवाइड बाय 1/4, कॉमन रेशियो हो गई 1/4। तो 36 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू ये सॉल्व करके आएगा 4/3, आंसर आ गया 48 किलो न्यूटन। 10 टू पावर 3 को किलो लिख दिया, नहीं भी लिखोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया सबको ये क्वेश्चन? ऑनलाइन सब बच्चों को क्लियर है बेटा? 5th और 6th में किसी ने कुछ दोबारा पूछना हो तो बोलिए। सारे बच्चों को क्लियर है? सुप्रजा, सांश्रय, हाँ जी दोबारा बोल बेटे। सर स्क्रीन थोड़ी सी ब्लर आ रही थी। अच्छा कोई नहीं, आपके एंड पे प्रॉब्लम होगी बेटा, इधर एवरीथिंग इज ऑल राइट। बाकी सब बच्चों को सब साफ दिख रहा है ना बेटा? हाँ कोई नहीं, मोमेंटरली हो जाता है कभी कभी किसी का, कोई बात नहीं। बाकी समझ में आ गया सबको बेटा? आर्यन, एस्बा, दक्षीश, भवजीत, एक अनगुण, ठीक है बेटा। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। 7th अटेम्प्ट कीजिए, फॉलोड बाय 8th अटेम्प्ट कीजिए। 8th आपके स्कूल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट आपके स्कूल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 8th और 7th ये दो आप अटेम्प्ट कीजिए, फिर ये दो मैं करूंगा। 5-7 मिनट है आपके पास। चेक कीजिए पहला 7th, जहां तक हो गया बहुत अच्छी बात, नहीं हुआ सामने देखो। कैलकुलेशन कर रहे हो तो कोई बात नहीं। कह रहे 2 स्मॉल इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस आर प्लेस्ड एट ए एंड बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर्स। दो स्मॉल चार्ज है, अनलाइक है। अनलाइक है तो एक हो गया पॉजिटिव और दूसरा क्या हो गया? नेगेटिव। कौन सा पॉजिटिव? 2 इंटू 10 टू पावर -8 कूलम, और एक है -2 इंटू 10 टू पावर -8 कूलम। ये दो चार्जेस हैं, आर प्लेस्ड एट ए एंड बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर दूर आपने रखा। पहली लाइन से इतना समझ में आया। आगे क्या बोला? कैलकुलेट द फोर्स ऑन 1 इंटू 10 टू पावर -8 कूलम चार्ज at P, where P is at 4 centimeter on the perpendicular bisector of AB। तो perpendicular bisector मतलब सेंटर से आपको ऊपर जाना है। कितना ऊपर जाना है? 4 सेंटीमीटर ऊपर जाना है। आपको इस P पॉइंट पे फोर्स निकालनी है, राइट? आपको इस P पॉइंट पे फोर्स निकालनी है। इसको बोला A, इसको बोला B। ज्वाइन कर देते हैं इसको ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। अब ये 4 है बेटा, ये 6 पूरा है तो ये 3 सेंटीमीटर हुआ, ये भी 3 सेंटीमीटर हो गया। पाइथागोरस से ये आ गया 5 सेंटीमीटर। और ऊपर जो चार्ज प्लेस किया वो है 1 इंटू 10 टू पावर -8। 1 इंटू 10 टू पावर -8। इस पे टोटल फोर्स निकालनी है। प्लीज ध्यान दीजिए, आपको मालूम है ये सेम क्वेश्चन एज अ डेरिवेशन आगे करोगे। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, और ये डेरिवेशन है उसकी इक्वेटोरियल लाइन। तो बेसिकली हम लोग आगे की आज जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, ज्यादातर क्वेश्चंस आगे एज अ डेरिवेशन है वेरिएबल्स में, हम उन्हें एज अ नंबर्स कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहता है, आपको रट्टे नहीं मारने पड़ेंगे डेरिवेशंस के। लॉजिकली याद रखो, ये +2 इंटू 10 टू पावर -8 है। P पे प्लस पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा? उसे रिपेल। इसको बोल दिया F1। सो F1 कितना होगा? K Q1 Q2, where is the Q1? ये रहा, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R कितना है? 5 सेंटीमीटर। 5 इंटू 10 टू पावर -2 उसका स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम? कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या हो गया? 9 इंटू 10, 2 इंटू 10 टू पावर 9 होता है, और ये -18 -16 प्लस 9 हो गया -7 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 10 टू द पावर -4। 9 टू 18, 18 बाई 25 हो गया, 18 बाई 25 हो गया 0.72 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। पहला क्लियर? ये फोर्स समझ में आती है। दूसरी फोर्स पे आते हैं। ये वाला इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। फोर्स की वैल्यू सेम आ जाएगी क्योंकि सब कुछ सेम है, सिर्फ डायरेक्शन ही तो बदली, मैग्नीट्यूड वगैरह तो सेम आएगा। यहां तक कोई डाउट बेटे किसी बच्चे को तो प्लीज बोलिए अभी तक। ऑनलाइन सबको क्लियर बेटे? एक बार कैलकुलेशन दोबारा देख लेते हैं, 10 की पावर में गलती ना हो। 9 इंटू 10 टू पावर 9, ये हुआ -16, नीचे हुआ
-16 और +9, -16 और +9 हुआ, -16 और +9 हुआ, ठीक है, कैलकुलेशन ठीक है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं, कुछ कह रहा था ईवान बेटा? ओके, नाउ अब क्या मैंने तुम्हें तरीका बताया था, मैग्नेट उससे मत करो, कंपोनेंट्स यूज करो, कंपोनेंट्स बनाते हैं। यहां पे बनाओ वर्टिकल, टेढ़ा हो गया, यहां बनाओ वर्टिकल और इधर बनाओ हॉरिजॉन्टल। ये एंगल लो थीटा, अब ये 60 नहीं है क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है, तो ये भी थीटा, इसी तरह ये भी थीटा, ये भी थीटा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कंपोनेंट्स बनाओ, F1 के कंपोनेंट्स क्या हो गए, इस तरफ हुआ F1 cos थीटा, ऊपर हुआ F1 sin थीटा। F2 के कंपोनेंट्स राइट साइड हुआ F2 cos थीटा, डाउनवर्ड क्या हो गया F2 sin थीटा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और बाकी दोनों ऐड हो जाएंगे। आप क्या बोलोगे, वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल आउट, वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल आउट होंगे, देयरफॉर नेट फोर्स विल बी along the horizontal direction, और वो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, नेट फोर्स हो जाएगी F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा, F1 प्लस F2 इंटू cos थीटा। वैल्यू डालो, F1 प्लस F2 इसका डबल हो गया 0.72 का डबल, सो ट्वाइस ऑफ 0.72 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू cos थीटा। cos थीटा इस ट्राइंगल से निकाल लो, cos थीटा आप निकाल लीजिए इस ट्राइंगल से, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल से cos थीटा निकाल लीजिए। cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cos थीटा आपके पास हो जाएगा 3/5, 3/5, तो 0.6 इंटू 2 1.2 इंटू 0.72 इंटू 10 टू द पावर -3, कैलकुलेट करो, आपके पास आ जाएगा 8.64 इंटू 10 टू पावर -4 न्यूटन। वैसे सॉल्व करके आएगा 0.864 इंटू 10 टू द पावर -3 विच इज 8.64 साइंटिफिक नोटेशन में इंटू 10 टू पावर -4 न्यूटन। क्लियर सबको ये वाला बेटा, सबको समझ में आ गया? यस सर। अच्छे से। सो कैलकुलेशन नहीं होती इतनी, ध्यान से करो, गलती नहीं होती। आ जाते हैं अगले पे, ये जो मैंने बोला, अगेन मैं फिर बोल रहा हूं, ये आपके एग्जाम के लिए, स्कूल एग्जाम के लिए इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वन ऑफ द मोस्ट सिंपल क्वेश्चंस, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स डू इट। क्या कह रहा है क्वेश्चन, टू सिमिलरली एंड इक्वली चार्ज्ड आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स A and B। आंसर नंबर 8, टू सिमिलर एंड इक्वली चार्ज्ड, तो एक है Q, नाम लिया A और B, ये है A, इस पे चार्ज है Q, एक है B, इस पे चार्ज है Q, दोनों पे चार्ज है Q, ठीक है जी। रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 2 इंटू 10 टू पावर -5, दोनों के बीच में रिपल्जन होता है, दोनों के बीच में R गैप मान लिया, तो फोर्स हो गई K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर, ये दे दिया 2 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन। आगे क्या बोला, अ थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर C इज टच्ड विद A एंड देन प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट। अब तीसरे को अगर A के साथ टच करोगे तो क्या होगा, ये A अपनी जगह पे है, B अपनी जगह पे है, C को बीच में लाके रख दिया, इस पे चार्ज हो गया Q/2 क्योंकि शेयरिंग हो गई, इस पे चार्ज हो गया Q/2, इस पे चार्ज सेम रहा, यही सिचुएशन होगी बेटा। एक पे चार्ज Q था, A पे अनचार्ज टच करूंगा, शेयरिंग हो जाएगी, दोनों क्या कर लेंगे, हाफ हाफ चार्ज ले लेंगे। तो पहले पे चार्ज कितना हो गया Q/2, दूसरे पे भी चार्ज कितना हो गया Q/2, और तीसरे पे चार्ज क्या रहा, सेम। दोनों के बीच में गैप कितना है, ये गैप हो गया R/2, ये भी गैप कितना हो गया R/2। अब आ जाते हैं, आपको बोला है फाइंड द नेट फोर्स ऑन C। अब बेटा देखो, तीनों में सिमिलर चार्ज है कि नहीं है, एक पे Q/2, दूसरे पे Q/2, तीसरे पे Q है, से तीनों में सिमिलर, तो A जो है वो C को क्या करेगा, रिपेल।
ये हो जाएगा फोर्स ऑन सी बिकॉज ऑफ ए। फोर्स ऑन सी बिकॉज ऑफ ए कितना हो गया? के Q/2 Q/2 अपॉन R/2 का स्क्वायर, कट के आया KQ²/R², जो कि कैलकुलेटेड वैल्यू आपके पास ऑलरेडी थी, विच इज 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। अब B जो है वो भी C के साथ पंगे लेगा। B C को क्या करेगा? रिपेल करेगा। फोर्स ऑन C बिकॉज ऑफ B, फोर्स ऑन C बिकॉज ऑफ B कितना हो गया? K Q/2 अपॉन R/2 का स्क्वायर, ये आ गया 2KQ²/R²। KQ²/R² की आपके पास ऑलरेडी वैल्यू थी 2 × 10⁻⁵, इसका डबल रिजल्ट आया 4 × 10⁻⁵ न्यूटन। अब नेट फोर्स क्या होगी? ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स क्या हो जाती है? सब्ट्रैक्ट। तो नेट फोर्स हो गई फोर्स ऑन सी बिकॉज ऑफ बी, बड़े में से छोटा माइनस फोर्स ऑन सी बिकॉज ऑफ ए, ये आ गया 4 × 10⁻⁵ माइनस 2 × 10⁻⁵, द रिजल्ट विल बी 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। सबको क्लियर? समझ में आया? सारे बच्चों को क्लियर है बेटा? प्लीज इसको एक तो बेटा इसको लिख लो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ये दोनों अटेम्प्ट करो। पहले इसको लिख लो, कोई लिख रहा है तो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 9 ये दो अटेम्प्ट करो। आपके पास है करीब 5-7 मिनट है। चलिए 9 चेक करते हैं। 9th and 10th, 3 charges Q minus Q and Q0 are placed as shown in the figure. Okay, the magnitude of the net force on the charge Q0 at point O. सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है। ओके जी, हमें देखो साइन नहीं पता Q0 का, तो कोई बात नहीं, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो डायरेक्शन हमारी कुछ भी हो दैट डजंट मैटर। सो Q0 ये रहा, इधर है Q कितने डिस्टेंस पे? A डिस्टेंस पे, और इधर है माइनस Q कितने डिस्टेंस पे? A डिस्टेंस दूर। अब बेटा देखो, अगर ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो दूसरा इसको रिपेल करेगा, और अगर ये इसको रिपेल करेगा तो दूसरा अट्रैक्ट करेगा। ये सिचुएशन है बस। तो अब आपको करना क्या है? अगर कुछ ना दिया हो पॉजिटिव मान के चलो, प्लस Q Q0 को लगाएगा फोर्स F1, ये क्या करेगा? F2। ठीक है, तो F1 और F2 मैग्नीट्यूड वाइज बराबर आएंगे। कितना होगा? K Q Q0 बाय A²। यहां तक कोई डाउट? अब एक फोर्स है ऊपर, एक फोर्स है लेफ्ट साइड, एक फोर्स है ऊपर, एक फोर्स है लेफ्ट साइड, एक है F1 दूसरी है F2, दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। रिजल्टेंट फोर्स हो गई √ऑफ F1² प्लस F2², क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल हो गया एक वर्टिकल हो गया, तो √ऑफ F1² F2² बराबर है मैग्नीट्यूड में, तो ये आ गया F1 × √2, मतलब K Q Q0 बाय A² × √2 न्यूटन। हमें सिर्फ क्या चाहिए? हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो आंसर आ गया। सुप्रजा क्या गलती कर रही थी बेटा? सुप्रजा क्या गलती कर रही थी बेटा? ओके, ध्यान से करा कर बेटे। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स A and B. Two identical conducting spheres A and B carry equal amounts of charge and are fixed apart at a certain distance larger than their diameters. Okay जी, दो हैं जी A और B, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज है, इस पे चार्ज मान लिया Q, इस पे चार्ज मान लिया Q, आर फिक्स्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, मैंने मान लिया R डिस्टेंस है जी दोनों के बीच में। आगे क्या बोला? द स्फीयर्स रिपेल ईच अदर विद एन इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ 88 मिली न्यूटन, तो दोनों के बीच की फोर्स K Q² बाय R², ये हो गया 88
मिली न्यूटन. एनी प्रॉब्लम? आगे क्या बोला? द स्फीयर्स रिपेल ईच अदर हो गया. अ थर्ड आइडेंटिकल स्फीयर C3 having an insulating handle and initially uncharged is touched first to sphere 1 then to sphere 2 and finally removed. तो अब ये स्फीयर ए बी बोला था पहले, 1 2 बोला था. ओके मैंने नाम ऐसे ही ए बी ले लिया. ए बी नाम नहीं था, हटो. ए बी नाम नहीं है, 1 2 है. ये है 1, ये है 2. तो अब क्या किया हमने? पहले 1 के साथ उसने टचिंग की, 3 ने 1 के साथ टच किया तो शेयरिंग हो जाएगी, हाफ हाफ हो जाएगा. और 2 पे चार्ज रहेगा Q. उसके बाद उसने इसके साथ टच किया तो 1 पे चार्ज तो अब कितना है? Q/2. और 2 और 3 इन पे चार्ज कितना हो जाएगा? Q + Q/2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 3Q/4. तो इसके पास भी चार्ज 3Q/4 और इसके पास भी. तो फाइनल सिचुएशन आपके पास क्या बनी कि फर्स्ट वाले के पास चार्ज आ जाएगा 3Q/4, सॉरी फर्स्ट वाले पे चार्ज है Q/2 और सेकंड वाले पे चार्ज होगा 3Q/4. क्या ये समझ में आता है? पहले उस न्यूट्रल था, 1 के साथ टच किया, दोनों के पास हाफ हाफ हो गया. फिर 2 के साथ टच किया, अब उसके पास हाफ ऑलरेडी था. 2 के साथ टच हुआ, टोटल कितना हो गया? 3Q/2. हाफ एक के पास, हाफ दूसरे के पास, तो 3Q/4 3Q/4. डिस्टेंस दोनों के बीच में अभी भी R है. तो अब फोर्स कितना होगा? K Q/2 3Q/4 डिवाइडेड बाय R². सो 3/8 KQ²/R², मतलब 3/8 इंटू पहले कितनी फोर्स है? 88 मिली न्यूटन. 8 से कट गया, आंसर आ गया 33 मिली न्यूटन. क्या ये समझ में आता है? सब बच्चों को क्लियर है बेटा? सुप्रजा, आर्यन, अक्षत, अयान, Yes, sir. ओमयश, इवान, हरनूर, संश्रय, तनुषा, त्रिषा, सबको क्लियर बेटे? चलिए आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 अटेम्प्ट कीजिए, इजी है. क्वेश्चन नंबर 12 अटेम्प्ट कीजिए, ऐसा कल हमने किया था. क्वेश्चन 11 और 12, 11 एंड 12 इन दोनों पे दिमाग लगाइए. दिखा रहा हूं बेटा, 11th और 12th अटेम्प्ट करना है. चेक कीजिए 11th. क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ रहा है और वो ये रहा. कह रहा है पॉइंट चार्जेस having values इतना 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 are placed at ABCD of a square of side 1 meter. Calculate the magnitude of force on 1 microcoulomb placed at the center. अभी तक जीरो वाले आ रहे थे, ये जीरो नहीं है. Let's see ये हीरो कैसा है. ये है आपके पास एक स्क्वायर. इस स्क्वायर पे 4 हैं चार्जेस. कौन कौन से? एक है +0.1 माइक्रोकूलम, यहां पे है जी +0.1 माइक्रोकूलम, 0.1 माइक्रोकूलम पॉजिटिव का. दूसरा है जी +0.2 माइक्रोकूलम, +0.2 माइक्रोकूलम, ये भी है पॉजिटिव. और ABCD पे बोला, ये A पे, ये B पे. इसी तरह ये C पे चार्ज कितना बोला? -0.3 माइक्रोकूलम, -0.3 माइक्रोकूलम. और चौथा बोला -0.2 माइक्रोकूलम, इधर आया D पे -0.2 माइक्रोकूलम. अब आगे क्या बोला जी? आर प्लेस्ड एट ABCD रिस्पेक्टिवली ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 1 मीटर. कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन चार्ज 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर. 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर. तो ये ज्वाइन करो. ये सेंटर ऑफ स्क्वायर, सेंटर ऑफ स्क्वायर पे 1 माइक्रोकूलम चार्ज है. अच्छा जी, डिस्टेंसेस की बात कर लेते हैं. डिस्टेंस दिया है 1 मीटर, तो ये हुआ जी 1 मीटर. ये भी हुआ 1 मीटर. डायगोनल हो गया √2, उसका आधा हो गया √2/2, 1/√2 मीटर. ये भी 1/√2 मीटर. अब आ जाते हैं सारे डायगोनल. डायगोनल का हाफ हो गया 1/√2. आपको नेट फोर्स निकालनी है 1 माइक्रोकूलम पे. फोर्सेस निकालते हैं. जो A है वो इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा. तो ये हो गया फोर्स F ड्यू टू A. F ड्यू टू A कितना होगा?
K 0.1 माइक्रो 1 माइक्रो डिवाइडेड बाय 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1/√2 का स्क्वायर। सॉल्व करो, K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9, 0.1 इंटू 10 टू पावर -12 डिवाइडेड बाय 1/√2, मीटर में ही था ना वो, ऊपर जाके होगा उसका स्क्वायर हो गया 2, 9 2 18, 1.8 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। ये हो गया एफ ए। अब आ जाते हैं एफ बी पे। बी वाला क्या करेगा? रिपेल करेगा। एफ ड्यू टू बी, एफ ड्यू टू बी कितना होगा? एफ ड्यू टू बी होगा के 1 माइक्रो 0.2 माइक्रो डिवाइडेड बाय 1/√2 का स्क्वायर। बिल्कुल सेम है पहले जैसा। फर्क क्या आया? यहां 0.1 था, यहां पे कितना आया? 0.2, डबल हो जाएगा। तो कैलकुलेट दोबारा मत करो, थोड़ा सा दिमाग चलाओ। ये हो गया 3.6 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। पहले से क्या हो गया? डबल हो गया। कैलकुलेट मत करो बार बार, थोड़ा सा स्टेप सोचो। ये इसमें और इसमें फर्क कितना है? ये 0.1 है, वो 0.2 है, बस इतना ही फर्क है। तो डबल हो गया ना, तो व्हाई शुड आई कैलकुलेट अगेन एंड वेस्ट आवर टाइम। नेक्स्ट सी पे आओ। सी क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट। सी करेगा अट्रैक्ट। वैल्यू कितनी होगी? के, एक चार्ज 1 माइक्रोकूलम, दूसरा 0.3 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 1/√2 स्क्वायर। फिर भी सब कुछ सेम है, बस इसमें 1 था, इसमें 3 हुआ, तो ट्रिपल हो गया। 1.8 का ट्रिपल कितना हो गया? 5.4। सो 5.4 इंटू 10 टू पावर -3 न्यूटन। अब आ जाओ फोर्स ड्यू टू डी। डी क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। एफ ड्यू टू डी अट्रैक्शन होगी, कितनी होगी? के 1 माइक्रो 0.2 माइक्रो डिवाइडेड बाय 1/√2 का स्क्वायर। जो पहला वाला है वही, मतलब 3.6 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। यहां तक कोई दिक्कत किसी को तो प्लीज बोलिए। नाउ जो सेम डायरेक्शन में उनको क्या कर दो? ऐड। जो ऑपोजिट डायरेक्शन में उनको क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट। इसमें कोई नहीं है ऑपोजिट डायरेक्शन में। कंपोनेंट्स बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। ये एंगल 45, तो ये एंगल कितना हुआ? 45। ये एंगल 45, तो ये एंगल भी कितना हुआ? 45। तो इसको जोड़ो। इधर बना देता हूं इसी डायग्राम को, उसमें और गंदा नहीं करते। इधर मान लिया एफ डैश, एफ डैश बोल दिया एफ ए प्लस एफ सी। इधर नाम दे दिया एफ डबल डैश। ये हो गया एफ बी प्लस एफ डी। एफ बी एफ डी ऐड हो गए, इधर एफ ए एफ सी ऐड हो गए, सेम डायरेक्शन में थे। ऐड करो, एफ ए और एफ सी जुड़ेगा। 1.8 में 5.4 जोड़ो, ये आ गया 7.2 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। इसी तरह एफ बी एफ डी, एफ बी और एफ डी जुड़ेंगे, ये आ गया 3.6 3.6। ये भी सॉल्व करके 7.2 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। यहां तक कोई दिक्कत? कंपोनेंट्स ब्रेक कीजिए। एफ डैश के कंपोनेंट्स, एक हो गया इधर, ये एंगल है 45 डिग्री, ये हो गया एफ डैश कॉस 45। ऊपर हो गया एफ डैश साइन 45। एफ डबल डैश के कंपोनेंट्स, इधर हो गया एफ डबल डैश कॉस 45 और ऊपर हो गया एफ डबल डैश साइन 45। तो बेटा ये दोनों क्या हुए? ऑपोजिट में है, ये दोनों हो गए कैंसिल आउट, ये दोनों हो गए ऐड। तो नेट फोर्स कहां हो गई? वर्टिकल डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ, मतलब ओ से डीसी के मिड पॉइंट की तरफ। मैग्नीट्यूड कितना आया? एफ डैश प्लस एफ डबल डैश साइन 45। एफ डैश प्लस एफ डबल डैश हो गया ट्वाइस ऑफ 7.2 इंटू 10 टू पावर -3। साइन 45 आजकल होता है 1/√2, सो 1.414 इंटू 7.2 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। कैलकुलेट करके आएगा 1.04 इंटू 10 टू द पावर -2, यानी 10.4 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। और अलोंग नहीं, फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम ओ टू मिड पॉइंट ऑफ सीडी, परपेंडिकुलर आया ना ऊपर की तरफ, तो मिड पॉइंट ऑफ सीडी पे जाके भिड़ेगा, तो इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स आ गया।
क्या ये क्लियर है सबको? सब बच्चों को समझ में आया बेटा? यस सर। जो सेम डायरेक्शन के थे उनको मैंने जोड़ दिया, जब उन दोनों को जोड़ा तो वो दोनों एड अप हो गए, जब वो एड अप हुए फिर उसके बाद कंपोनेंट्स ब्रेक कर दिए, जब कंपोनेंट्स ब्रेक किए तो हॉरिजॉन्टल वाले क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए, वर्टिकल वाले जुड़ गए, जब वर्टिकल वाले जुड़ गए हॉरिजॉन्टल वाले कैंसिल आउट हो गए, तो आंसर किसके अलोंग आया? वर्टिकल के अलोंग। ठीक है, अगला डिस्कस करते हैं। फिर इसके बाद आपको लिखना हो बेटा सेम डायरेक्शन में देख, एफ बी और एफ डी दोनों सेम डायरेक्शन में थे तो ऐड कर दिए, एफ ए और एफ सी सेम डायरेक्शन में थे तो ऐड कर दिए। जो सेम में होता है उसको क्या करते हो? ऐड। जो ऑपोजिट में होता है उसको करते हो सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ओके सर। आ जाते हैं अगले पे। अगला जो मैंने 12वां दिया, ये तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है और आपको मालूम है, आपको शायद पता ना हो, ये क्वेश्चन 2-3 बार बोर्ड में आया हुआ है, पर ये अलग अलग तरीके से पूछा गया है। मतलब इसमें तो मैंने बोल दिया ना, प्रूव दैट दिस, ये बोर्ड में ऐसे भी आया हुआ है कि फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ क्यू स्क्वायर, इस तरह से भी पूछा गया है। तो आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। कह रहा है टू स्मॉल स्फीयर्स ईच हैविंग मास m kg एंड चार्ज q कूलम आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट बाय एन इंसुलेटिंग थ्रेड ईच ऑफ l मीटर लॉन्ग बट ऑफ नेग्लिजिबल मास। तो ये ऐसे है जी, सीलिंग से आपने दो को टांग दिया। आगे क्या बोल रहा है? इफ थीटा इज द एंगल ईच स्ट्रिंग मेक्स विद द वर्टिकल। कल क्लास में मैंने एक क्वेश्चन कराया था 60 डिग्री वाला, बिल्कुल वैसा ही है, वो नंबर्स में था, ये वेरिएबल्स में, बाकी पूरा क्वेश्चन एब्सोल्युटली सेम है। ये दो चार्ज हैं, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल। फोर्सेस mg नीचे लगेगा, स्ट्रिंग की लेंथ है l, ये एंगल है थीटा, सेमी वर्टिकल थीटा है ना, एंगल ई स्ट्रिंग मेक्स विद द वर्टिकल, यस, और ये है l लेंथ, तो ये बेटा हो गया l साइन थीटा। सो टोटल गैप r की वैल्यू क्या हो गई? 2l साइन थीटा, दोनों चार्जेस के बीच में। इधर लगेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इधर लगेगी टेंशन, बनाए कंपोनेंट्स, ये थीटा तो ये भी थीटा, टेंशन के कंपोनेंट्स t cos थीटा, लेफ्ट साइड हुआ t sin थीटा। यही किया था लास्ट क्लास में भी। तो अब क्या करोगे? इक्वेट कर दोगे। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो से मेरा मतलब जितनी लेफ्ट साइड पे फोर्स है उतनी ही फोर्स कहां होगी? राइट साइड पे। जितनी ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स है उतनी ही फोर्स कहां होगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो कितना हुआ जी? t sin थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और t cos थीटा इक्वल टू mg, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। tan थीटा इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन mg, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गई आपके पास mg tan थीटा। आपको चार्ज निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाय r स्क्वायर। r कितना है? 2l साइन थीटा, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू mg tan थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, q स्क्वायर आ गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 16 पाई एप्सिलॉन नॉट l स्क्वायर mg साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा। ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया जो आपको प्रूविंग करनी थी। ठीक है जी, ऑनलाइन क्लियर सबको? आ जाते हैं अगले पे। देखता हूं ये तुम कर पाओगे या नहीं, फिर उसके वो डिसाइड करेगा कि मेरे को करने के लिए देना है। हाँ इजी है, करो कोशिश करो इसको करने की, करो कोशिश। 13 पे ध्यान दीजिए। 13 कह रहा है टू स्मॉल स्फीयर्स ईच ऑफ मास 10 मिलीग्राम आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट बाय थ्रेड्स 0.5 मीटर लॉन्ग। बिल्कुल सेम है जी, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। रिपेल ईच अदर टू 0.28 मीटर, दोनों के बीच का गैप हो गया 0.28 मीटर। ये दिया हुआ है, मतलब अगर मिड से ज्वाइन कर दूं
0.14 मीटर, लेंथ कितनी है 0.5 मीटर। आगे क्या बोला, दे आर इक्वली चार्ज एंड रिपेल ईच अदर। ये Q, ये भी Q, यहां हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नीचे लगेगा वेट, इधर होगी टेंशन इन स्ट्रिंग, इधर होगी टेंशन इन स्ट्रिंग। कंपोनेंट्स बनाते हैं, इस एंगल को माना थीटा, ये भी हुआ थीटा, यहां से डाला परपेंडिकुलर, ये भी हो गया थीटा। टी के कंपोनेंट्स, टी कॉस थीटा जैसे पिछले में किया, इधर हुआ टी साइन थीटा। तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड टी कॉस थीटा इक्वल टू mg। मानते हो बेटे सब लोग? टी साइन थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। दोनों को कर दे डिवाइड, तो tan थीटा इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन mg। चार्ज निकालना है, वही सेम है, बट यहां पे एंगल नहीं पता, तो एंगल का थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ज्यादा तो हम देखो होता ही नहीं, तो लगाएंगे क्या। ध्यान दो, इधर इस ट्राइंगल को पकड़ लीजिए, इस नोने से ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस ट्राइंगल के अंदर tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, नाम देते हैं ओ ए बी। ट्राइंगल लिया ओ बी ए, ओबा, इसमें ओ बी स्क्वायर कितना आएगा, ओ बी स्क्वायर आएगा ओ ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, सो 0.5 स्क्वायर माइनस 0.14 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू प्लस लिख रहा है इंटू ए माइनस बी 0.36। तो ओ बी कितना हो गया 0.8 इंटू 0.6, ये आ गया 0.48। मतलब tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, tan थीटा हो गया ए बी अपॉन ओ बी, मतलब 14/48, मतलब 7/24। ठीक है जी, तो ये आ गई tan थीटा की वैल्यू। आपको चार्ज निकालना है, जब आपको चार्ज निकालना है तो अब आप क्या करोगे, tan थीटा हो गया 7/24 इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू K, दैट इज 9 इंटू 10⁻⁹ Q स्क्वायर बाई डिस्टेंस 0.28 का स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। मास की वैल्यू रह गई, मास कितना दिया है 10 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, मिली का मतलब क्या होता है 10⁻³ तो 10 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ किलोग्राम, एसआई यूनिट में लाना पड़ेगा 10⁻5 केजी, ये हो गया मास। मिली का मतलब 10⁻³ और फिर हमें केजी में कन्वर्ट करना है, तो ग्राम में दिया हुआ है तो फिर से 10⁻³ तो mg, जी की वैल्यू कुछ दी है 10 बोला है, वाओ, सो 10⁻5 इंटू 10, ये हो गया mg। यहां तक क्लियर है बेटा? अब सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने में थोड़ा सा टॉप फ्लोर का प्रयोग करेंगे, क्यू स्क्वायर को अलग करेंगे, कोई ब्रैकेट नहीं खोलेंगे, 0.28 का स्क्वायर 10⁻⁴ 7, नीचे 9 इंटू 10⁻⁹ और नीचे आया 24। क्योंकि हमें स्क्वायर रूट लेना है तो थोड़ा सा दिमाग खोल के काम कीजिए। चार्ज की वैल्यू आई 0.28, स्क्वायर हट गया, 10⁻⁴ का हुआ 10⁻², 9 का हो गया 3, 10⁻9 का हुआ 10⁻4, एक √10 बच गया, फिर √7 ऊपर बच गया, √24 24, 6 चौके 24, 2√6 बचा। तो आपके पास अब सॉल्विंग कीजिए, 7 चौक 28, कुछ नहीं कटता, 2 से 0.14, 0.14 by 3 into 10⁻⁻6 √7/60, ये 60, 12 पंजे 60, 12 4 2 √15,
एक और 2 बाहर आ जाएगा, √7/15, 2 एक और बाहर आ गया, तो 0.7/3 इंटू 10⁻⁻6 √7/15। अब और कुछ नहीं कर सकता इससे छोटा, इतना कूलम आंसर आ जाएगा। हो जाएगा 0.07, यस 0.07। हो जाएगा कैलकुलेट। ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा? हाँ जी सर। लॉजिकली ये हुआ। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये मेरे को करना पड़ेगा, ये मैं आपको करने के लिए नहीं दूंगा, वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप में से अगर कोई दिल्ली पब्लिक स्कूल का बच्चा है तो बेटा ये आपके पेपर में 5 नंबर का बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है, सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कृपया ध्यान दें। कह रहा है 2 आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर्स। मैं ये करने के बाद साइड हो जाऊंगा, तमीज से लिख लेना, पहले समझ लो। 2 आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर्स आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ। वही पुरानी सिचुएशन, वही घिसी पिटी सिचुएशन कि 2 बॉडीज हैं, आपने लटका दिया, ये दोनों पे रिपेल कर रहे हैं, ठीक है जी। द स्ट्रिंग मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद ईच अदर। दोनों के साथ 30 है, तो ये आधा कितना हुआ? 15 डिग्री। 15 डिग्री की वैल्यू चाहिए होगी, देखते हैं, लास्ट में देखेंगे। थीटा ले लिया मैंने 15 डिग्री व्हेन सस्पेंडेड इन 30 डिग्री विद ईच अदर। ओके, पहले इस सिचुएशन की बात कर लेते हैं। इधर लगेगा mg, इधर लगेगा टेंशन, इधर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर, क्योंकि पहले वो एयर में है, तो क्या लगेगा? F0। कंपोनेंट्स ब्रेक करते हैं, कंपोनेंट्स ब्रेक करते हैं। ये भी हुआ 30 थीटा, इधर हुआ t cos थीटा, इस तरफ हुआ t sin थीटा। t cos t sin कंपोनेंट्स बना चुके हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन कीजिए। t sin थीटा इज फोर्स इन एयर। अच्छा, और क्योंकि डेंसिटी की टर्म्स में मास को चेंज करो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। डेंसिटी ऑफ बॉडी दी हुई है 1600 kg/m³। सो टी कॉस थीटा किसके बराबर? v रो g, दोनों को डिवाइड करो, tan थीटा F0/v रो g रख लीजिए। आगे क्या बोला? आगे बोला व्हेन सस्पेंडेड इन लिक्विड। ओके, अब आपने लिक्विड में डाल दिया इसको, ये एक लिक्विड है, ये एक लिक्विड है। अब इसी बॉडी को आपने लिक्विड में डाल दिया, यही सस्पेंशन आपने किसमें किया? लिक्विड में किया। लिक्विड में किया जिसका डेंसिटी है 800 kg/m³। इस लिक्विड नामक चीज की डेंसिटी है, इसको हमने सिग्मा बोल दिया, मीडियम को उसको सिग्मा बोल दिया, 800 kg/m³। जब इस लिक्विड में डालता हूं तो उसने बोला एंगल सेम रहता है। ओके, खिंचाव में फर्क पड़ेगा, तो ऑब्वियसली वो चेंज हो जाएगा, टेंशन, बट क्या सेम रहेगा? एंगल सेम रहा। ये एंगल अभी भी 15 डिग्री यानी थीटा ही रहा। अब क्या वेट हो जाएगा? v रो जी। एक और फोर्स आ जाएगी, बॉइंट फोर्स, v सिग्मा जी। ये कहां से आई? बॉइंट फोर्स की वैल्यू क्या होती है? बॉइंट फोर्स होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड ये होता है वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। अगर बॉडी कंप्लीटली किसी मीडियम में इमर्स्ड हो तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी
इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। बॉइंट फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जब किसी बॉडी को आप कंप्लीटली या पार्शियली फ्लूइड एट रेस्ट पे इमर्स करते हैं तो ऊपर वो फ्लूइड एट रेस्ट उस बॉडी को वापस धक्का देता है। वो वापस धक्का देने वाली जो फोर्स है उसको हम क्या नाम देते हैं? बॉइंट फोर्स। और इस फिनोमेना को क्या नाम देते हैं? बॉयंसी। जो वो लिक्विड है वो वापस धक्का क्यों देता है? क्योंकि लिक्विड अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है। तो जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है वो अपने वेट के बराबर फोर्स लगाता है बॉडी को ऊपर खींच धक्का देने में। वो वेट के बराबर फोर्स क्या होती है? जितना बॉडी ने उसको डिस्प्लेस किया, जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ, मतलब अगर पूरी तरह इमर्स्ड है तो जितना बॉडी का वॉल्यूम है इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। सो ये होता है इसका फॉर्मूला। तो वी रो जी वजन है, वी सिग्मा जी बॉइंट फोर्स हो गई। बाकी फोर्सेस कौन कौन सी हैं? बाकी वही हमारी, एक हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पर अब ये मीडियम वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी क्योंकि मीडियम बदल चुका है। एक होगी टेंशन, और ये टेंशन भी अब बदल जाएगी क्योंकि फोर्सेस का बैलेंस नहीं है, तो टेंशन भी तो डिफरेंट होगी। तो अब टेंशन के कंपोनेंट्स, ये थीटा, इधर हो गया टी डैश कॉस थीटा, एंगल अभी भी सेम रहा, इधर है टी डैश साइन थीटा। तो फर्क क्या आया? सिर्फ दो चीजों का फर्क आया। एक, यहां फोर्स इन एयर था, यहां फोर्स इन मीडियम हो गया। दूसरा फर्क आया, यहां वेट था सिर्फ, यहां वेट के साथ बॉइंट फोर्स भी हो गया। टेंशन इसलिए बदली क्योंकि फोर्सेस चेंज हो गई ना। फोर्सेस चेंज हुई तो टेंशन तो फोर्स को बैलेंस कर रही है। तो हो सकता है सेम हो सकता है ना हो, हमें नहीं पता, बट मोर लाइकली कि वो डिफरेंट होगा क्योंकि फोर्सेस कम हो रही हैं, ज्यादा हो रही हैं। तो अब इसमें क्या इक्वेशन बनेगी? टी डैश साइन थीटा इक्वल टू फोर्स इन मीडियम। ये हो गई लेफ्ट इक्वल टू राइट। अप इक्वल टू डाउन में क्या लगेगा? टी डैश कॉस थीटा प्लस वी सिग्मा जी इज इक्वल टू वी रो जी। माने टी डैश कॉस थीटा इक्वल टू वी रो माइनस सिग्मा जी। दोनों को डिवाइड करो, tan थीटा कितना आ गया? फोर्स इन मीडियम अपॉन वी रो माइनस सिग्मा जी नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों को सॉल्व कीजिए। लेफ्ट साइड दोनों की बराबर है, 30 डिग्री का कोई काम नहीं आया। 1 एंड 2 को इक्वेट करें, एफ नॉट अपॉन वी रो जी इज एफ एम अपॉन वी रो माइनस सिग्मा इंटू जी। वी जी कट गए, एफ नॉट बाय एफ एम कितना आया? रो अपॉन रो माइनस सिग्मा, वैल्यू डालो 1600 अपॉन 1600 माइनस 800, आंसर आ गया 2। तो एफ नॉट बाय एफ एम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का आंसर कितना आ गया? 2। समझ में आया? ऑनलाइन क्लियर सबको? अपने हाथ से कीजिए, कोई नहीं आता अब भी पूछिए इसमें। नेक्स्ट, हे प्रभु हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथम। अब आप सुनेंगे ना ये कब आएगा, आया था, तो आप परेशान हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये जेई में नहीं, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान देंगे जरा। आपको बोल रहा है टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय टू massless strings of length L are initially at a distance d which is much much greater than L। मतलब वही सिचुएशन जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, ये ऐसे और ये ऐसे, ये L दोनों के बीच का डिस्टेंस है डंगर, दोनों के बीच का डिस्टेंस है d। आगे क्या बोला? apart because of their mutual repulsion the charges begin to leak from both the spheres at a constant rate। तो rate at which charge is lost माइनस में ये है कांस्टेंट। क्या यहां तक बात समझ में आती है? रेट ऑफ लॉस ऑफ चार्ज, रेट ऑफ चेंज क्या होता है? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि टाइम के साथ चार्ज धीरे धीरे कम हो रहा है। चार्ज कम होगा तो रिपल्जन कम होगी, रिपल्जन कम होगी तो ये पास पास आने लगेंगे। यही होगा कि नहीं होगा? क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला जरा ध्यान से देखिए, चार्जेस बिगिन टू लीक फ्रॉम द स्फीयर्स एट अ कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट पे चार्ज लीक कर रहे हैं, तो कांस्टेंट रेट पे धीरे धीरे वो पास आने लगेगा। किस पे डिपेंड करता है देखते हैं। एज अ रिजल्ट द स्फीयर्स अप्रोच ईच अदर विद वेलोसिटी v। आपको वेलोसिटी निकालना है x की टर्म्स में, आपको वेलोसिटी निकालना है किसकी टर्म? दोबारा बोल बेटे।
सर -9 क्यों लगाया आपने? बेटा लॉस है ना, लॉस है ना, ओके ओके। ठीक है। तो लॉस हुआ तो इसीलिए माइनस। रेट ऑफ चेंज अगर इंक्रीज होता है तो प्लस में लगता है, डिक्रीज होता है तो माइनस में लगता है, ठीक है बेटा। किसी भी मूवमेंट पे, किसी भी मूवमेंट पे मैंने डिस्टेंस मान लिया x, ये लेंथ है l। अब जरा ध्यान दो, पहले तो वही नॉर्मल बेसिक सिचुएशन पे आ जाते हैं। mg लगेगा नीचे, टेंशन लगेगी इधर, फोर्स होगी इधर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहां तक कोई दिक्कत? अब कंपोनेंट्स बनाते हैं। ये थीटा एंगल वर्टिकल, ये थीटा एंगल। टेंशन के कंपोनेंट्स क्या हुए? ऊपर की तरफ हुआ बेटा टी कॉस, लेफ्ट हुआ टी साइन। अब अरेंज करें, टी साइन थीटा इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। इस स्टेप तक किसी को कोई डाउट? दोनों के डिवाइड करें, tan थीटा is electrostatic force upon mg. So electrostatic force आ गई mg tan theta. What is electrostatic force? kq square by distance का square. Yes or no? kq square by distance का square. मानते हो बेटे सारे? So electrostatic force हुआ kq square by x square इज इक्वल टू mg। अब हम बात करते हैं tan थीटा की। जब हम बात करेंगे tan थीटा की तो tan थीटा क्या होगा? tan थीटा को हम लिखेंगे x अपॉन l। tan थीटा को लिखेंगे x अपॉन l। ये क्यों लिखा? इफ थीटा इज स्मॉल, साइन थीटा tan थीटा दोनों बराबर होते हैं। किसके बराबर ले लेते हो? थीटा के। और थीटा क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि d मच मच लेस देन l दिया हुआ है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा है, तो एंगल छोटा है, एंगल छोटा है। सिंस एंगल इज स्मॉल, सिंस एंगल इज स्मॉल, क्यों छोटा है? क्योंकि डिस्टेंस उसने बोला बहुत छोटा है l के कंपैरिजन में। क्योंकि डिस्टेंस l के कंपैरिजन में बहुत छोटा है तो एंगल बहुत छोटा बनेगा। अगर एंगल छोटा बनता है तो tan थीटा, sin थीटा, थीटा सब बराबर लेते हो, तो tan थीटा को मैं sin थीटा लिख सकता हूं, sin हो गया x बाय l। तो ये इक्वेट किया, सॉल्विंग करो, मेरे पास आ गया q स्क्वायर इज इक्वल टू mg बाय l के इंटू एक्स क्यूब। इस स्टेप तक कोई डाउट? मतलब देखो, मुझे रेट ऑफ चेंज किसका पता था? मुझे रेट ऑफ चेंज पता था चार्ज का। मुझे रेट ऑफ चेंज किसका निकालना है? एक्स का। क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स क्या होगा? वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स क्या होगा? वेलोसिटी। मेरे पास उनको, उन दोनों का रिश्ता चाहिए, मुझे उन दोनों का रिश्ता चाहिए। अब ये रिश्ता आ गया इन दोनों का। अब अगर मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट करता हूं, स्यापा पड़ जाएगा। क्यों स्यापा पड़ जाएगा? क्योंकि चार्ज बच जाएगा, जो कि कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। तो सबसे पहले इसको उधर ले जाओ। चार्ज की वैल्यू आ गई mg बाय एल के की पावर 1/2 x की पावर 3/2। अब करो डिफरेंशिएट, अब करो डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। तो dq बाई dt इज mg बाई एल के की पावर 1/2 इंटू 3/2 x टू पावर 1/2 इंटू dx बाई dt। चेन रूल लगाया, x टू पावर 3/2 का डेरिवेटिव क्या हुआ? 3/2 x टू पावर 1/2। चेन रूल लगा dx बाई dt। dq बाई dt कितना दिया हुआ है? माइनस ऑफ कांस्टेंट। एक काम करते हैं, k यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, इसको k की जगह कोई और वेरिएबल ले लो। मैंने m वेरिएबल ले लिया विच इज अ कांस्टेंट, नहीं तो कंफ्यूजन। m तो मास होता है, क्या लूं? कुछ भी ले लो, a ले लेते हैं।
विच इज अ कांस्टेंट। तो जब इसको पुट करेंगे माइनस ए इज इक्वल टू एम जी बाई एल के की पावर 1/2 2/3 एक्स टू पावर 1/2 इंटू वेलोसिटी हो गया ये dx by dt। हमें वेलोसिटी निकालना है, सब रीअरेंज करो। वेलोसिटी कितना बन गया, वेलोसिटी आ गया प्रोपोर्शनल टू, वेलोसिटी आ गया प्रोपोर्शनल टू, ये x टू पावर 1/2 नीचे चला जाएगा, तो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू x टू पावर -12। ये रिश्ता आ गया, सी ऑप्शन। आई समझ, जिसका रेट ऑफ चेंज गिवन है और जिसका रेट ऑफ चेंज निकालना है, रिश्ता सिर्फ उन्हीं दोनों का चाहिए, बाकी किसी का रिश्ता कुछ नहीं कहलाता। तो आपको सब एलिमिनेट करके उन्हीं वेरिएबल्स का चाहिए और डेरिवेटिव करेंगे। प्लीज इसको अपने हाथ से कीजिए, इसके बाद अगला करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। एक मिनट, ये एक गलती से हो गया, ये 3/2 को 2/3 लिख दिया मैंने, ये 3/2 है। प्रोपोर्शनैलिटी देखनी थी तो फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट पे। ओह, एक और आ गया, इजी है ये पिछले वाले से तो बहुत आसान है। टू पिथ बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्जेस आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग्स। ये रस्सियों में परेशान घुमा दिया इसने। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज आर। ठीक है जी, इक्विलिब्रियम सेपरेशन है आर। ये हो गया r/2 और ये लेंथ दी है बेटा y। आगे क्या बोला, नाउ स्ट्रिंग्स आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट हाफ द हाइट। ओके, पहले इस पे आ जाते हैं। इसका क्या सिचुएशन बना, mg नीचे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर, टेंशन इधर, इजंट इट, mg इधर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर और टेंशन ऊपर। ये एंगल है थीटा, कंपोनेंट्स ये भी थीटा। एक हो गया जी t cos थीटा, एक हो गया जी t sin थीटा। बैलेंसिंग करो, बैलेंसिंग करो। t sin theta is electrostatic force, t cos theta equal to mg, right? t sin equal to electrostatic force, t cos equal to mg। तो आपके पास tan theta कितना आया, electrostatic force that is k q square by r square into mg। okay जी, now what is tan theta? Tan is perpendicular upon base, so r/2 y। तो ये हुआ r/2y, r/2 divided by y is equal to k q square by r square mg। रखो संभाल के, देखते हैं क्या करना है। आगे उसने बोला कि इसको हमने बीच में से पकड़ लिया, तो अब क्या सिचुएशन हुई, सेकंड सिचुएशन पे आते हैं। सेकंड सिचुएशन में ऐसा गेम हुआ, अब डिस्टेंस भी चेंज होगा। मान लिया डिस्टेंस, अब मान लिया r डैश, r डैश। क्वेश्चन, द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द नाउ बॉल्स विल बिकम नाउ r डैश निकालना है, r डैश निकालना है। ये है y/2, ये है y/2, ये हो गया r'/2। ये हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नई, क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो गया। नीचे लगेगा वेट, वो रहेगा सेम। टेंशन हो जाएगी चेंज, क्योंकि खिंचाव रस्सियों में अलग तरीके से होगा। एंगल ये मान लिया फाई, तो ये होगा फाई। तो अब टेंशन का कंपोनेंट्स t cos फाई, इस तरफ हुआ t sin फाई। तो अब इक्विलिब्रियम पे आओ, t sin फाई is equal to electrostatic force Fe dash and t cos phi is equal to mg। दोनों को करो डिवाइड, tan phi किसके बराबर हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
दैट इज के क्यू स्क्वायर बाय आर डैश का स्क्वायर इंटू एम जी। मानते हो बेटा? अब tan फाइव किसके बराबर होगा? आर डैश बाई टू अपॉन वाई बाई टू। ये हुआ आर डैश बाई टू अपॉन वाई बाई टू, टू टू कट गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी आर डैश का स्क्वायर। मानते हो बेटा यहां तक? मानते हो भाई? के क्यू स्क्वायर बाय एम जी। तो यहां से एक मिनट, पिछले वाले से भी एक काम करो, के क्यू स्क्वायर बाय एम जी ले लो, इससे भी के क्यू स्क्वायर बाय एम जी ले लो और दोनों को कर देते हैं इक्वेट। किसमें से? इसमें से निकालो के क्यू स्क्वायर बाय एम जी, ये आ गया आर क्यूब अपॉन टू वाई नंबर वन। इस पे आ जाओ, इस पे के क्यू स्क्वायर बाय एम जी, ये आ गया आर डैश का क्यूब अपॉन वाई नंबर टू। दोनों को इक्वेट करो फ्रॉम वन नंबर एंड टू नंबर। एक नंबर और दो नंबर में रिश्ता क्या बना? आर क्यूब अपॉन टू वाई इज आर डैश का क्यूब अपॉन वाई। वाई से वाई कट गया, आर डैश कितना आया? आर अपॉन क्यूब रूट ऑफ टू। ए ऑप्शन। ठीक है, इजी लगा? ये तो मुश्किल नहीं है। ऑनलाइन सबको क्लियर है? इजी लगा ये सबको? अपने हाथ से करो। अब इसके बाद आसान क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे दिमाग लगाओ। पहले ये करो, फिर 17 पे दिमाग लगाओ। नेक्स्ट, अगले पे आते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस Q2 इक्वल टू इतना, Q1 इक्वल टू इतना आर लोकेटेड एट इतना इतना। पोजीशन दे दिया, मतलब ये वेक्टर फॉर्म लगेगी, पोजीशन वेक्टर लगेगा। पोजीशन वेक्टर का एक बार फॉर्मूला बता देता हूं दोबारा से। F on 1 बिकॉज ऑफ 2, क्या फॉर्मूला था? K Q1 Q2 बाय R1 माइनस R2 के मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू R1 माइनस R2। यही फॉर्मूला था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। Q1 दिया है, Q2 दिया है। Q1 है, पहले Q2 दिया बाद में Q1 दिया है। देखो जल्दी नहीं, सीरियसली ये इसमें क्या होता है, बच्चे जल्दी जल्दी में गलती कर देते हैं। गलती करवाने के लिए देख क्या स्टाइल है। Q1 है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 कूलम, Q2 है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, लोकेटेड एट 351 एंड 132। अब 351 एंड 132, तो 351 में Q2 है, 351 में Q2 है, 351 पे Q2 है, तो R2 हो गया 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप, और R1 हो गया 132 i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। यहां तक क्लियर? आगे क्या बोल रहा है? फाइंड F12 एंड F21। R1 माइनस R2 चाहिए, R1 माइनस R2 चाहिए। सो R1 माइनस R2 पहले निकालते हैं। R1 माइनस R2 कितना आया? R1 माइनस R2 सब्ट्रैक्ट करो, माइनस 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। इसका मैग्नीट्यूड कितना आया? अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 1 दैट इज 3 यूनिट्स। ये हुआ मैग्नीट्यूड। यूनिट्स मतलब ये मीटर मूटर में ही होगा, कुछ नहीं दिया, वैसे गिवन होना चाहिए था। तो 3 मीटर। तो आपके पास फोर्स का फॉर्मूला कितना आएगा? F12। अब देखो एक और इसके ना आंसर में गड़बड़ है, रीजन बताता हूं। देखो Q2 दिया, Q1 दिया, लोकेटेड एट इतना इतना, ये नहीं बताया ये किसका ये किसका। तो हम इसको मान रहे हैं ये Q2 का पोजीशन है, ये मान रहा हूं मैं Q1 की पोजीशन है। इसमें उल्टा लेके करा हुआ है। सो आंसर में ये प्लस आएगा। नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक दिया हुआ है, ठीक दिया हुआ है। F12 कितना होगा? F12 होगा K दैट इज 9 इंटू 10 टू पावर 9, Q1 Q2
5 into 10 to the power minus 6, 3 into 10 to the power minus 6 by डिस्टेंस का क्यूब, डिस्टेंस है 3 मीटर, 3 का क्यूब 3 into 3 into 3, ये 3 कटा, ये 9 कटा, और R1 माइनस R2 मतलब माइनस 2i माइनस 2j प्लस k। तो ये आया बेटा 5 into 10 to the power of minus 3 माइनस बाहर ले लो 2i प्लस 2j माइनस k। ये आ गया आपका F12 का वेक्टर। इसी तरह F21 का वेक्टर कितना हो जाएगा 5 into 10 to the power minus 3, साइन चेंज हो गया 2i प्लस 2j माइनस k, और इनका मैग्नीट्यूड F12 का मैग्नीट्यूड और F21 का मैग्नीट्यूड वो सिर्फ क्या होगा k q1 q2 by r स्क्वायर। सो k q1 q2 by r स्क्वायर, 3 into 3, 9 कट गया, ये आ गया 45 into 10 to the power minus 3 न्यूटन। एक मिनट, 5 दिया 3 था, 5 3 से 15 into 10 to the power minus 3 न्यूटन, ये आ गया मैग्नीट्यूड। क्या ये क्लियर है क्वेश्चन? ये तो आसान है एकदम, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, ऑनलाइन क्लियर सबको बेटा ये? यस सर। ओके, अब एक थोड़ा सा इसमें मसाले वाला क्वेश्चन, इसमें नमकीन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सीबीएसई सैंपल पेपर का है। सीबीएसई, हाँ जी बेटा बोलिए। सर ये जो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने जो नीचे एफ के वो क्यूब लिखा था वो जी। वो दोनों मल्टीप्लाई होते थे। नहीं बेटा, सुन नहीं बेटा नहीं, हाँ वो मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था तो नीचे क्यूब आया था, ऊपर वेक्टर आ गया था, ये यूनिट वेक्टर नहीं है। हाँ जी हाँ जी, वो वेक्टर आ गया ना बेटा, सिर्फ यूनिट वेक्टर होता तो नीचे स्क्वायर होता। ओके सर, है ना। अब ये वेक्टर है। आ जाते हैं अगले पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन के बारे में बता रहा था, दिस लवली क्वेश्चन, दिस वाज इन सीबीएसई सैंपल पेपर ऑफ 2007, 2008, 2012, 2013, 14, 16, but never came in board exam. So you might be the lucky one. तो ये 7-8 साल तक सीबीएसई के सैंपल, हर साल के सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन वो डालते थे, बट बोर्ड में आज तक नहीं आया। आ सकता है, मना नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कंप्लीट वेक्टर फॉर्म पे बेस्ड। अ चार्ज कैपिटल Q located at point R is in equilibrium under the combined electric fields of 3 charges Q1, Q2, Q3. एक है Q1, एक है Q2, तीसरा है Q3, एक है Q, कैपिटल Q, Q नहीं कैपिटल Q। ये इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम पे है। Q1, Q2 का पोजीशन पता है, डायरेक्शन Q3 की फोर्स का निकालना है, सिर्फ Q3 की फोर्स का डायरेक्शन निकालना है। ओके, एक इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं डायग्राम को। ये है Q1, यहां है Q2, यहां कहीं है Q3, इसको मैंने ले लिया कैपिटल Q, इसको मान लिया जीरो चार्ज। अब ध्यान देना, नेट फोर्स, पहले तो फोर्स ऑन जीरो ड्यू टू फर्स्ट, वेक्टर फॉर्म क्या होगी, K Q बाय मॉड ऑफ R माइनस R1 का क्यूब इंटू R माइनस R1। मानते हो बेटा? K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 होता है, 0 1 है तो 0 का पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट का पोजीशन वेक्टर इंटू R माइनस R1। इसी तरह फोर्स ऑन जीरो ड्यू टू सेकेंड कितना हो गया, K Q Q बाय मॉड ऑफ K Q, यहां Q1 या Q2, मॉड ऑफ R माइनस R2 का क्यूब इंटू R माइनस R2। मानते हो बेटा? अब आपको निकालना क्या है, जरा उस पे देखो। क्वेश्चन डराता बहुत है पर होता फुद्दू है। उसने बोला चार्जेस Q1 Q2 का पोजीशन वेक्टर दिया है, Q3 का नहीं दिया हुआ। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q3, सिर्फ Q3 की वजह से। अब कैपिटल Q इज इन इक्विलिब्रियम,
कैपिटल Q जो है वो इक्विलिब्रियम पे, मतलब फोर्स ऑन Q ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन Q ड्यू टू सेकेंड प्लस फोर्स ऑन Q ड्यू टू थर्ड, टोटल सम कितना होना चाहिए? 0। तो फोर्स ऑन 0 ड्यू टू थर्ड कितना होना चाहिए? नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन 0 ड्यू टू फर्स्ट प्लस फोर्स ऑन 0 ड्यू टू सेकेंड। तो नेगेटिव ऑफ इन दोनों का सम k q q1 बाय मॉड ऑफ r माइनस r1 का क्यूब इंटू r माइनस r1 प्लस k q q2 अपॉन मॉड r माइनस r2 का क्यूब इंटू r माइनस r2। माइनस साइन को अंदर ले जाओ तो ये आ गया k q q1 बाय मॉड ऑफ r माइनस r1 का क्यूब इंटू r1 माइनस r प्लस k q q2 मॉड ऑफ r माइनस r2 का क्यूब इंटू r2 माइनस r। ये हो गया इसकी डायरेक्शन, ये हो गया इसका वेक्टर। और आप बोलोगे कि डायरेक्शन उसकी यही होनी चाहिए, आप बोलोगे देयरफॉर फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू Q3 मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ ये फोर्स FO3। खत्म, ये आंसर हो गया। सिर्फ डायरेक्शन बोलनी है ना, इसका यूनिट वेक्टर निकालने को थोड़ी ना निकालना, हालत खराब हो जाएगी। इसका यूनिट वेक्टर वेरिएबल्स में है, ठीक है, तो इसमें छोड़ना होगा इसको। क्या ये समझ में आता है? ऑनलाइन सब बच्चों को क्लियर है बेटा यहां तक? हाँ जी। ठीक है, देखो k कैपिटल Q अब चाहो तो हटा सकते हो, क्योंकि आप सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहे हो, वो कांस्टेंट्स है, तो कॉमन निकल के डायरेक्शन में हट जाएगा। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, के क्यू के टर्म्स में भी लिख सकते हो। ठीक है जी, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखने का काम बाद में कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, अगला लिख लीजिएगा जब मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इसमें भी बॉन्सी बूंसी लगेगी। और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी बहुत है, पर ये मुश्किल नहीं है। इसका स्पेसिफिकली फर्स्ट पार्ट तो बहुत आसान है। आपके पास 2-4 मिनट का समय है, पहले आप दिमाग लगा लो, फिर मैं करूंगा इसको। पहले आप अपना टॉप फ्लोर इस्तेमाल कर लीजिए, वैसे ही लेट हो गए हैं, कितने 12:30 होने वाले हैं, कोई बात नहीं, आप जल्दी जल्दी अटेम्प्ट कीजिए, ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। आपके पास 2-4 मिनट का समय है, 5 मिनट का समय है, पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर मैं करूंगा। चेक कीजिए सामने, कह रहा है 2 आइडेंटिकल हीलियम फिल्ड स्फेरिकल बलून्स ईच कैरिंग अ चार्ज Q। 2 है जी, दोनों के पास चार्ज है Q, दोनों के पास चार्ज है Q। जब दोनों के पास चार्ज है Q आर टाइड टू वेट W विद स्ट्रिंग्स एंड फ्लोट इन इक्विलिब्रियम। हवा में लटके हुए हैं, हवा में लटके हुए हैं, ठीक है। तो इसको डायग्राम को बनाते हैं। सबसे पहले आपको बोला ये है ऐसे, ये है ऐसे, और इधर वजन लटका दिया, ये W वेट लटका हुआ है, ठीक है जी। ओके, गैप्स दिया हुआ है, ये है x, ये है x, ये है L, ये है L। ओके जी, चार्ज दिया है Q, मास दिया है M, चार्ज दिया है Q, मास दिया है M। ये दोनों एक दूसरे को करेंगे रिपेल। क्या बोल रहा है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ Q अज्यूमिंग दैट द चार्ज ऑन ईच बलून एक्ट्स एज इफ इट वर कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। ओके, तो इधर तो बेटा वेट लगेगा, इधर तो वेट लगेगा W, इधर होगी टेंशन T, इधर होगी टेंशन T। हमने थीटा एंगल लिया हुआ है ये वाला क्वेश्चन में, तो टेंशन के कंपोनेंट ऊपर हो गया T cos थीटा, 2 जगह T cos, एक और T cos, और T sin और T sin कैंसिल आउट हो गए। तो आप लिखोगे 2T cos थीटा इक्वल टू W, पहली इक्वेशन। यहां तक कोई डाउट है बेटा? T sin और T sin कैंसिल हो गए, मैं XX लिख दिया, उसको क्रॉस करके लिख देता हूं। इधर हुआ T sin, इधर हुआ T sin, इधर तो कोई दिक्कत बेटे? यहां तक सबको समझ में आया? T sin एक दूसरे को क्या कर गए? कैंसिल आउट।
टी साइन एक दूसरे को करके कैंसिल आउट, और टी कॉस दो बार है ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ हो गया 2t cos। 2t cos किसके बराबर हो गया? W के। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इधर फोर्सेस का इफेक्ट देखते हैं। एक होगा वजन mg, mg को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। डेंसिटी क्या दी हुई है? रो ही, हीलियम ही, और रो ए एयर की है, वो लगेगी ऊपर। वॉल्यूम इंटू रो ए इंटू जी, वो क्या हो गई? बॉयंसी। इधर हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इधर हो गई यही वाली टेंशन। टेंशन के कंपोनेंट्स लेफ्ट और डाउन, ये थीटा तो ये थीटा, टेंशन का कंपोनेंट। डायग्राम थोड़ा बड़ा बना दूं? अगर कॉम्प्लिकेट हो रहा है तो डायग्राम बड़ा बना देता हूं, रुको डायग्राम दोबारा बना देता हूं, थोड़ा बड़ा बड़ा। ध्यान दो बेटा इधर, कोई बात नहीं, डायग्राम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये दो थे, ये थीटा था, ये थीटा था, इधर W था। अब फोर्सेस, इधर लगा W, इधर है टेंशन T साइन, ऊपर हुआ T कॉस, इधर हुआ इस टेंशन का T साइन, ऊपर हुआ T कॉस, 2T कॉस हो गया। सो 2T कॉस इक्वल टू mg। इस तरफ की जगह इस तरफ वाले पे फोर्सेस मार्क कर देता हूं, दिक्कत नहीं होगी, उधर मैथ्स भी आ जाएगी। इधर हो गई टेंशन, इधर हुआ ये थीटा तो ये थीटा, इधर हुआ T कॉस, इस तरफ हुआ T साइन। एक हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक हो गया बॉयंसी V इंटू डेंसिटी ऑफ एयर इंटू जी, और नीचे हुआ वेट V इंटू डेंसिटी ऑफ हीलियम इंटू जी। क्या यहां तक समझ में आता है बेटा सबको? इक्वेशन समझ में आती है सबको? क्या कहते हैं इसको, फोर्सेस के सारे समझ में आते हैं पार्ट्स? ऑनलाइन सब बच्चों को फोर्सेस समझ में आती है बेटे? सर हाँ जी बेटा बोलिए। Yes, sir. सर 2t cos थीटा mg के बराबर क्यों होगा? बेटा, के बराबर होगा ना? W के बराबर होगा ना? हाँ वही W mg है ना, W इज mg, इसने W लिया हुआ है, W की टर्म्स में आंसर आएगा। ठीक है, अब आ जाओ इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक में। T साइन थीटा इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सो ये आ गया K Q1 Q2 बाई x स्क्वायर इज T साइन थीटा। इधर से बेटा T निकाल लो, W अपॉन 2 cos थीटा, सब्सटीट्यूट W अपॉन 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा इज Q स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? x है, ओ नहीं 2x है डिस्टेंस, ये x है, ये x है, डिस्टेंस हो गया 2x। डिस्टेंस x नहीं है, डिस्टेंस है 2x, डिस्टेंस x नहीं है, डिस्टेंस है 2x, 4x स्क्वायर बन गया ये, 4x स्क्वायर। बात समझ में आई? 4x स्क्वायर क्यों लिया, ये बात क्लियर? 2 से 4 कटा, 2 से 4 कटा, 2 आ गया, तो q स्क्वायर कितना हुआ? 4 2 जा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर W tan थीटा। तो आपके पास आंसर आया Q की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 8 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर W tan थीटा। फर्स्ट पार्ट क्लियर? फर्स्ट पार्ट क्लियर। आ जाते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में बॉयंसी की बात कर रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच बलून, डेंसिटी दिया हुआ है। अब क्या करोगे? ऊपर वालों को इक्वेट करोगे, अप इक्वल टू डाउन। तो अब क्या हुआ? V रो ऑफ एयर इंटू जी, बॉइंट फोर्स अप वाली फोर्स हो गई। अब डाउन में कौन सी फोर्स है? T कॉस और V रो जी, T कॉस प्लस V डेंसिटी ऑफ हीलियम इंटू जी। तो T कॉस थीटा कितना आया? V रो ऑफ एयर माइनस रो ऑफ हीलियम इंटू जी। T कॉस की वैल्यू कितनी है? W/2। V रो ऑफ एयर माइनस रो ऑफ हीलियम इंटू जी। तो V निकालना है,
वो गया W/2 रो ऑफ एयर माइनस रो ऑफ हीलियम इंटू जी। समझ में आया बेटा? अप्रोच समझ में आई कैसे क्वेश्चन को सोचना है? सब बच्चों को अप्रोच क्लियर है? अभिधा, यस सर क्लियर है। अभिता बेटा, दक्षीश, Yes, sir. दक्षीश, बाकी बच्चों को, देविका, धैर्य, Yes, sir. ठीक है बेटा, प्लीज लिख लो इसको, इसको लिखो और एक अगला ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, लास्ट क्वेश्चन। पहले पिछला लिख लो फिर इसको अटेम्प्ट करो। इसमें कोई डाउट है तो अभी बोलना बेटे। करते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है जी आखिरी क्वेश्चन आज का, इसका नंबर है 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और वो ये रहा, कह रहा है इन फिगर द सेंट्रल पार्टिकल ऑफ चार्ज माइनस क्यू। लेट्स डू वन थिंग, इसको थोड़ा सा डायग्राम को नीचे ले आते हैं ताकि कंफ्यूजन ही ना रहे किसी भी तरह की। चलो, ये रहा जी सारा सेटअप। इस सेटअप में क्या क्या दिया हुआ है? इन फिगर अ सेंट्रल पार्टिकल ऑफ चार्ज माइनस क्यू इज सराउंडेड बाय टू सर्कुलर रिंग्स ऑफ चार्ज पार्टिकल्स ऑफ रेडियाई r and r where capital R is greater than small r. What is the magnitude and direction of the net electrostatic force on central particle due to the other particles? यहां पे एक सेंट्रल पार्टिकल है, इस सेंट्रल पार्टिकल पे सबकी वजह से फोर्स निकालनी है, ओवरऑल नेट फोर्स निकालनी है। इधर एक सेंट्रल पार्टिकल है, उस पर टोटल फोर्स निकालनी है, उसका चार्ज कुछ दिया हुआ है माइनस क्यू दिया हुआ है, पहली लाइन में ही बोला हुआ है माइनस क्यू। इस पे चार्ज है माइनस क्यू। अब फोर्सेस देखते हैं, जरा ध्यान दो। पहले इनर रिंग पे आते हैं। जो इनर रिंग वाली फोर्सेस है वो मैं ऑरेंज से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और आप पहले आउटर रिंग ले लेते हैं। तो देखो +4Q और +4Q, ये दोनों इसको अट्रैक्ट करेंगे, तो ये दोनों फोर्सेस कैंसिल आउट हो गई। -7Q और -7Q ये भी अट्रैक्ट कर, ये दोनों रिपेल करेंगे, ये भी कैंसिल आउट हो गई। -2Q -2Q ये भी रिपेल करेंगे, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गई। -2Q -2Q ये भी रिपेल करेंगे, ये भी कैंसिल आउट हो गई। तो आउटर सर्कल का कोई काम ही नहीं है, पप्पू बनाने के लिए दे रखा है। अब आ जाओ इनर पे। क्या बोला मैंने? फोर्सेस ड्यू टू charges on outer circle cancel out in pairs. चलो जी, इन फोर्सेस का तो काम खत्म। अब आ जाते हैं इनर वाले पे। इनर सर्कल ये रहा, ये है -Q, यहां था -Q, ये -Q इसको क्या करेगा? रिपेल। F1 बोल दिया। डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है? R। F1 कितना होगा? KQ²/R²। जो दूसरा है +Q, ये वाला +Q, ये करेगा, यहां पे है +Q, ये करेगा अट्रैक्ट। F2 बोल दिया। F2 भी कितना होगा? KQ²/R²। तीसरे पे आते हैं, वो है ये +2Q, ये +2Q, यहां पे है +2Q, ये क्या करेगा? अट्रैक्ट। F3 बोल दिया। F3 कितना हो जाएगा? Q2Q/R², so 2KQ²/R²। मतलब आपके पास सिचुएशन बनी, लेफ्ट पे फोर्स आ गई F1 + F2 विच इज 2KQ²/R²। अपवर्ड फोर्स आ गई F3 विच इज 2KQ²/R²। तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी? रिजल्टेंट फोर्स होगी √2
2k(q² by r² plus 2k(q² by r². So 2√2k(q² by r², ये आ गई नेट फोर्स। समझ में आ गई? एक मिनट, आंसर क्यों गलत आ रहा है? अच्छा ठीक है, वो k की वैल्यू डाली होगी 1/4πε0। सो 2√2q² by 4πε0 r²। 2 से 4 कट गया, √2 से √2 कट गया, नीचे आ गया √2πε0 r²। लॉजिकल क्लियर बेटा? समझ में आ गया सबको? तो करना क्या है, एक बार तमीज से सारे क्वेश्चन, तसल्ली से, छुट्टी वाला दिन है, आराम से सारे क्वेश्चंस करो। कोई दिक्कत आती है क्लास में पूछो। गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच, जयराम जी की।